गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत की खोज का चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। मतलब ये कि सेना की संख्या अगर ज़्यादा भी हो, उसमें ज़्यादा लोग हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस सेना में अनुशासन नहीं है और उसका नेतृत्व किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जल मार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल, ये सब शामिल हैं इसके अंदर। बेटा ये सभी चीज़ें आती हैं इस पुस्तक के अंदर। इसमें बाल विवाह को मान्यता दी गई और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में मीन्स तलाक लिया जा सकता है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। ठीक है बेटा, ये शपथ लेता था कि अगर प्रजा सुखी है तो मैं सुखी होऊंगा। तो इस बात की वो शपथ लेता था और उनकी खुशहाली का हमेशा ध्यान रखेगा। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। ठीक है ना बेटा। अब उसे जो चीज़ पसंद हो वो उसे अच्छा नहीं समझेगा, जो उसकी प्रजा को पसंद है उसको अच्छा समझेगा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। बेटा कहते हैं ना वो बात, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी जो लोगों के हित के लिए कार्य हैं वो राजा की मर्जी पे डिपेंड नहीं होते कि जब उसका मन करेगा तो वो करेगा, नहीं तो नहीं। उसे हमेशा उनके लिए हर टाइम तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बिठा दे। आगे देखिए बेटा, अशोक 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और इसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। ठीक है, बाकी पूरा आ गया था, खाली यही इलाका नहीं आया था। संपूर्ण भारत की एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। यानी उसके मन में ये था पूरे भारत को जीतने की। ठीक है, तो जो हिस्सा उसके अंडर नहीं था, उधर कलिंग प्रदेश था, तो उधर उसने आक्रमण कर दिया। कलिंग के लोगों की के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। यानी कि कलिंग के लोगों ने काफ़ी सामना किया लेकिन अशोक के आगे टिक नहीं पाए उसकी सेना के आगे, और वो हार गए। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को लगी तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ। युद्ध के नाम से ग्लानि होने लगी उसे। ठीक है, और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ठीक है ना बेटा, जो शिलालेख होते हैं उन चीज़ों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख मीन्स पत्थर पर खुदे हुए लेख। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको यानी कि धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक आगे से
किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। ठीक है ना बेटा, प्रदेश विजय करने में नहीं है सच्ची जीत, लोगों का दिल जीतने में है। ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं। फरमान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। ठीक है ना बेटा, उसकी ये हार्दिक इच्छा थी प्रत्येक जीव की रक्षा होनी चाहिए और हर किसी को हर प्रकार का आनंद मिलना चाहिए और उनमें आत्मसंयम की भावना होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है ना बेटा, फिर तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। और ये कहा जाता है उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को भी इस काम में लगा दिया था। उन्होंने दूसरे देशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इसके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया, यानी कि और दूसरे धर्मों के प्रति भी सहनशीलता की उन्होंने नीति अपनाई थी। ऐसा नहीं है दूसरे धर्म वालों पर अत्याचार किए हों, उन्होंने सभी धर्मों को बराबर आदर और मान दिया। आगे देखिए। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था, विदेशों से कारीगर मंगवाए थे। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिज़ाइन से निकाला गया है। यानी कि इसका पता कैसे चला, एक जगह स्तंभ बने हुए थे, उसके डिज़ाइन से ये पता लगा है कि विदेशी कारीगरों द्वारा बनाया गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। यानी कि एक विदेशी कारीगर था, उसकी याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी, अवशेषों मीन्स खंडहरों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपने आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह और नामी ग्रामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। यानी कि पूरा इतिहास जितने भी बादशाहों से भरा हुआ है, कितने भी लोग हों, कितने भी बादशाह हुए हों, शहंशाह हुए हों, कितने भी बड़े हुए हों, उन सब में अशोक का नाम एक सितारे की तरह अलग ही चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। खाली भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ओके बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके बाय, धन्यवाद।